बात करते हैं युद्ध की। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच 14वें दिन भी भीषण युद्ध जारी है। अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर लगातार हवाई हमले हो रहे हैं। वहीं ईरान भी पलटवार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल सप्लाई बाधित होने से अमेरिका की चिंता अब बढ़ती नजर आ रही है। पहले ही दिन खामनेई की मौत के बाद अब तक करीब 50 टॉप अधिकारी हमले में मारे गए हैं। इसके बावजूद ईरान दावा कर रहा है कि वह लंबे समय तक जंग लड़ सकता है। वहीं इजरायली सेना ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को लेकर सवाल भी उठाया। आईडीएफ ने एक्स पर एक पोस्ट में पूछा कि मुज्तबा कहां है। वह लोगों से बात कर रही हैं, लेकिन उनका चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है। वह क्या छिपाने की कोशिश कर रही है। वहीं इराक में अमेरिकी सेना का एक KC-135 सैन्य विमान भी क्रैश हो गया है। इसके बाद इराक के एक शिया विद्रोही गुट ने दावा किया है कि विमान को उसी ने मार गिराया। इससे पहले 2 मार्च को कुवैत में फ्रेंडली फायरिंग में 3 अमेरिका विमान क्रैश हो गए थे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर $100 के पार चली गई हैं। इसे काबू में करने के लिए ट्रंप प्रशासन ने दूसरे देशों को भी समुद्र में फंसे रूसी तेल को खरीदने की अस्थायी मंजूरी दे दी है। इससे पहले अमेरिका ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए प्रतिबंधों में ढील देने की बात कही थी। हालांकि अब इस पर भारतीय अधिकारी कह चुके हैं कि भारत तेल खरीदने के लिए किसी भी देश की इजाजत पर अब निर्भर नहीं है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव सिर्फ क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके असर दुनिया के कई देशों पर पड़ सकते हैं और भारत भी उनसे अलग नहीं है। यानी यह संघर्ष भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन इसकी गूंज भारत तक भी जोरों से सुनाई दे रही है। तो ईरान और इजरायल का लगातार टकराव चल रहा है। 14वां दिन है, भीषण युद्ध चल रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि युद्ध कहीं ना कहीं ठहर जाए, रुक जाए, लेकिन ईरान ने कह दिया है कि हम लंबे समय तक युद्ध करने के लिए तैयार हैं। और ईरान ने इससे पहले भी एक बार दावा यह भी किया था कि हम 6 महीने तक युद्ध लड़ सकते हैं। हमारी मिसाइलें तैयार हैं, हम तैयार हैं, क्योंकि हमारे सुप्रीम लीडर को मारा गया है। क्योंकि अमेरिका पहले यह दावा कर रहा था, अमेरिका को यह था कि अगर सुप्रीम लीडर, ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया जाता है तो युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद अमेरिका जो है बैकफुट पर नजर आ रहा है। ईरान पूरी तरह से पूरी पावर के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन 14 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को, कोई शांति की आशा भी नजर नहीं आ रही है। लेकिन भारत पर भी इसका एक असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इसी विषय पर आज हम चर्चा भी करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, परिचय आपसे कराऊंगी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी जी है। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुदर्शन न्यूज में आपका। वरिष्ठ पत्रकार जिया खान जी हमारे साथ है। जिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सुदर्शन न्यूज में। सबसे पहले राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी जी। सुरेंद्र जी, 14 दिन बीत चुके हैं, युद्ध लगातार चल रहा है। अमेरिका कहीं ना कहीं चाह रहा है कि युद्ध रुक जाए, लेकिन ईरान ने वहां से ऐलान कर दिया है कि लंबे समय तक युद्ध करने के लिए हम तैयार हैं, हमारी मिसाइलें तैयार हैं, हम 6 महीने तक युद्ध कर सकते। क्या लग रहा है युद्ध अभी, क्योंकि ईरान ने तो दावा कर दिया है कि 6 महीने तक युद्ध चलेगा, सबसे ज्यादा असर कहां देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में भी इसका असर है? सुरेंद्र जी। नहीं, देखिए, इस युद्ध का असर तो पूरी दुनिया में है और वो सिर्फ एनर्जी को लेकर मेनली अगर आप देखें तो, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इस समय 90-80% एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरे कंट्री उसी पे डिपेंड करता है। अभी अल्टरनेटिव एनर्जी, सोलर एनर्जी और दूसरी जो है अभी इतना उसका चलन नहीं है, तो इकोनॉमी से डायरेक्टली लिंक्ड है एनर्जी अवेलेबिलिटी। और इसलिए हिंदुस्तान में भी फर्क पड़ रहा है और दूसरे देशों में भी फर्क पड़ रहा है जिनके पास जो इंपोर्टर्स हैं, नेट इंपोर्टर्स हैं। मतलब कहने का यह है कि अमेरिका पे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, रशिया पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वेनेजुएला पे फर्क नहीं पड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा पे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो तो खुद ही बेचते हैं, तो उन्हें कोई इश्यू है नहीं। अब जहां तक युद्ध की बात है, तो युद्ध तो अभी चलेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव यूएस ने सेट किए थे वो तो अचीव नहीं हुए, और जब वो अचीव नहीं हुए तो युद्ध कंटिन्यू करेगा। और अभी ट्रंप ने कल भी कहा है कि आई विल फिनिश माय जॉब। तो जॉब का मतलब यही है कि कोई, वो तो भागने वाले तो है नहीं मैदान से। उनके जो रिपब्लिकन सेनेटर हैं उन्होंने भी कह दिया है कि भाई ये युद्ध कोई आज खत्म होने वाला नहीं है, अभी तो कुछ वीक्स और लगेंगे, उसके बाद हम असेसमेंट करेंगे। तो युद्ध तो अब धीरे धीरे तीव्रता की ओर बढ़ेगा, भीषण होगा। और चूंकि रिसीविंग एंड पे ईरान है, क्योंकि जो डैमेजेस अगर आप देखें, चाहे वो असेट्स का देखें या ह्यूमन लाइफ्स का देखें,
तो सबसे ज्यादा ईरान और हिजबुल्लाह का लिबनान में हो रहा है। वहां कुल मिला के 2000 से ज्यादा आदमी मारे चुके हैं। बाकी जितने कंट्रीज हैं जिनसे ईरान जिन पे अटैक कर रहा है, उन सबकी गिनती मिला के 100 भी नहीं है। तो डैमेज तो उसी का ज्यादा हो रहा है। उनके अपने एसेट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उनके अपने डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उनके माइनिंग वेसल्स हो रहे हैं, उनकी नेवी पे असर हो रहा है। और पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है सुरेंद्र जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, जिस तरीके से सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि पूरी दुनिया पर इस युद्ध का असर हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन हम खास तौर पर अपने देश भारत देश की बात कर रहे हैं। भारत में भी कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा असर है, लेकिन भारत ने कह दिया है कि हमें तेल खरीदने के लिए किसी भी देश की इजाजत की जरूरत नहीं। इसको किस तरीके से आप देखते हैं और कितना बड़ा असर भारत पर है? जी मैम, बहुत शुक्रिया मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए, और आप सबको गुड मॉर्निंग। देखिए, ईरान अमेरिका का यह टकराव केवल सैन्य संघर्ष नहीं है, यह ऊर्जा, भू राजनीति, वैश्विक शक्ति संतुलन और पोस्ट ट्रुथ नैरेटिव के उस दौर का उदाहरण है जहां युद्ध जितना मैदान में लड़ा जाता है उतना ही सूचना और धारणा के स्तर पर भी लड़ा जा रहा है। अभी थोड़े दिनों पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका में ट्रम्प प्रेसिडेंट जो है वो इसको क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के तहत अपनी हॉली बुक द बुक ऑफ रिलेवेशन का एक जिक्र कर रहे थे, और वो कह रहे थे ये आर्मेगेडोन की लड़ाई है जिसमें उनको, जिन सैनिकों को वो भेज रहे हैं उनको वहां पर, ये उनकी किताब में पहले ही आ चुका है, ये एक धार्मिक लड़ाई है। लेकिन जो धारणाएं अलग अलग स्तर पर नैरेटिव बनाए जा रहे हो, ये तो अमेरिका का नैरेटिव है, लेकिन जो ईरान का नैरेटिव है उसका ये कहना है कि वो इंपीरियलिज्म के खिलाफ है और वेस्टर्न डोमिनेंस को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये तो दोनों मुल्कों का अपना नैरेटिव है इस लड़ाई के लिए। लेकिन इसके जो पूरे दुनिया पर जो इसके असरात पड़ रहे हैं, तो भारत में अगर देखा जाए, मैं अभी इस वक्त बेंगलोर में हूँ और कई दिनों से यहाँ पे सारी न्यूज़ चल रही है कि ज़्यादातर होटल बंद हो चुके हैं गैस की किल्लत की वजह से। बहुत सारी जगहों पर अल्टरनेटिव यूज़ किया जा रहा है कि उनके पास वो सुविधाएं नहीं है कि उनको खाना पकाने के लिए एलपीजी मुहैया हो सके। तो देखिए, अगर ये इस लड़ाई में खास तौर से जो इसकी किल्लत है, गैस की किल्लत है, एनर्जी की किल्लत है, वो तो हमारे सामने है ही, लेकिन साथ ही साथ हमारा जो भारत की जो सत्ता है वो काबिल लोगों के हाथ में है और इसका समाधान बहुत जल्दी से कर लिया जाएगा। और जैसा कि भारत ने पहले ही कह दिया कि हमें किसी की इजाज़त की आवश्यकता नहीं है, तो इस बात की उम्मीद है कि जल्दी ही ये सारी चीजें पूरी कर ली जाएंगी और उधर से जो आपूर्ति है वो जल्दी होने लगेगी। मैम, चलिए ठीक है। सुरेंद्र जी, अमेरिका की बात कर ले तो अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि अमेरिका ने इतना सोचा तो नहीं होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं युद्ध खत्म करने की स्थिति में है, लेकिन ईरान की तरफ से पूरी तरह से बयान है कि हम पूरी तरह से युद्ध करने के लिए तैयार है। अमेरिका बैकफुट पर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। सुरेंद्र जी, नहीं, देखिए, हम लोग ये सोचते हैं लड़ाई हुई 2 दिन में खत्म हो जाएगी। ये कोई T20 मैच भी नहीं है, बिल्कुल, ये कोई हॉकी क्रिकेट का 5 डे भी नहीं है, ये युद्ध है। और युद्ध में अगर कोई ये समझता है कि वो 1 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में युद्ध खत्म कर देगा तो वो गलत है। और अमेरिका ने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था। अगर अमेरिका ने ऐसा सोचा होता तो वो अपने जंगी बेड़े वहां पे लाता ही नहीं, वो पूरी तैयारी करता ही नहीं। उसने इतने दिन डिले किया और डिले करके पूरी इंटेलिजेंस के साथ और पूरी तैयारी के साथ युद्ध किया है। तो इसलिए ये कहना कि भाई, मतलब वो अमेरिका को अंदाजा, सबको अंदाजा होता है, जो भी पार्टी युद्ध लड़ने जाती है सबको असेसमेंट होता है, पर हर पार्टी ये चाहती है कि मैं ताकतवर हूं तो मैं इस युद्ध को जल्दी खत्म कर दूंगा। तो वो जल्दी खत्म नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई 8-10 दिन का युद्ध है, कम से कम महीना भर तो आप मिनिमम लेकर चलिए, वरना मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि 35-40 दिन में इस युद्ध का कोई ना कोई परिणाम निकलेगा, चाहे वो बातचीत का निकले, चाहे वो किसी एक पार्टी की डिफीट में निकले, जो भी इसमें निकलेगा। जहां तक अमेरिका को नुकसान की बात है, अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है साहब, 30 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी है। यूक्रेन युद्ध में कम से भी कम नहीं तो वो अब तक 300-400 बिलियन डॉलर की मदद दे चुके हैं। ईरान की लड़ाई में अभी उनके 11-12 बिलियन कुल खर्च हुए हैं डॉलर। तो उनको क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका को फाइनेंशियली युद्ध से कोई फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी सेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक इंडिया की बात हम करें तो देखिए आप, हमें फर्क पड़ रहा है इस समय सिर्फ एलपीजी पर।
उसका कारण ये है कि जो हमारा एलपीजी का 95% इम्पोर्ट है, 90% वो हॉर्मुज के थ्रू हो रहा है। बाकी जैसे हमारा 32 मिलियन का हमारा कंजम्पशन है, उसमें 12-13 मिलियन तो हम खुद ही बना रहे हैं एलपीजी। जो बाकी है वो हम मंगा रहे हैं, वो हम मंगा रहे हैं मैक्सिमम यूएई और कतर, ओमान और सऊदी अरेबिया से। तो उसमें हमें प्रॉब्लम होगी और वो हमारी शॉर्टेज में रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप एलपीजी का भंडार करके रख लीजिए, बिल्कुल उसका वो तो कोई भंडार भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल इंडिया अब क्या कर रहा है कि जो दूसरे सप्लायर्स हैं, जैसे उनसे एक अमेरिका सप्लायर है, वहां ऑलरेडी हमारे एग्रीमेंट हो गए हैं, हम्म फिर कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, तो वहां से, और रशिया है, तो इंडिया वहां से बात कर रहा है। अगर वहां से बिल्कुल, और एग्रीमेंट इसलिए हो इंडिया ने जाएंगे कह तो भी 15 दिया है दिन कि हमें देशों की इजाजत की जरूरत फिलहाल नहीं है। यह अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, आने वाले समय में क्या लगता है, क्या और भी देश जो हैं इस युद्ध में भाग लेते हुए नजर आएंगे, या फिर ये युद्ध जो है शांति की ओर भी बढ़ सकता है, जिस तरीके से सुरेंद्र जी कह रहे हैं? मैम, पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो चारों तरफ हमें लड़ाइयाँ ही दिखाई दे रही हैं, और इन लड़ाइयों से एक आम आदमी के तौर पर हम लोग तो इसको जज्बाती होकर देखते हैं, लेकिन जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं इनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है। और किसी भी लड़ाई में आप देखें तो उसके बाद डिफेंस इंडस्ट्री, एनर्जी कंपनीज और रिकंस्ट्रक्शन इकोनॉमी ये बूम होती है, और इसका फायदा इन कंपनियों को हमेशा से मिलता मिलता रहा है। जितने भी डिफेंस के स्टॉक हैं उधर के, ऐसी लड़ाइयों के बाद उनमें बहुत ही तेजी आती है। तो ये उनके लिए एक फायदे का सौदा होता है, क्योंकि हम अभी इसके ऑपरेशन सिंदूर और उसके पहले जो रशिया और यूक्रेन की, और फिर जो वेनेजुएला का पूरी लड़ाइयाँ चल रही हैं, इसमें हम देखेंगे कि फायदे में कौन कौन जा रहा है। तो फायदे में तो इन्हीं लोगों को ज्यादा बेनिफिट होता है जो इसको कंट्रोल करते हैं। मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल ऐसे देना चाहता हूँ ओपेनहाइमर फिल्म का, कि जिसमें जब प्रेसिडेंट और साइंटिस्ट के बीच में मुलाकात होती है तो साइंटिस्ट प्रेसिडेंट से आत्मग्लानि में और वो दुखी मन से कहते हैं कि मुझे प्रेसिडेंट ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ खून से सने हैं और मैंने इंसानियत का कत्ल कर दिया है। तो वो हंसते हुए कहते हैं, रुमाल निकाल के कहते हैं कि ये लो अपना हाथ पोछो और खुश रहो। और उसके बाद वो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट की, इस क्राई बेबी को दोबारा मेरे पास लेके मत आना। तो इसका एक जो जज्बाती पहलू है वो दूसरा है, लेकिन जो लड़ाइयों से जिनको फायदा हासिल है, सारी लड़ाइयाँ आजकल देखिए कि जितने भी पारंपरिक हथियार थे, जो पुराने हथियार थे, उन सब को नए नए मैदान में खपाया जा रहा है, और उसके बाद नए हथियारों का डेवलपमेंट हो रहा है। तो पुराने हथियारों को खपाने की एक ये नई बैटल फील्ड बन चुकी है कई जगहों पर, और वही हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर ये जो तीनों हैं, डिफेंस इंडस्ट्री, एनर्जी कंपनीज और रिकंस्ट्रक्शन इकोनॉमी, इनको भी इसमें फायदा मिलता है। तो सारी जगहों पर, तो सारी लड़ाइयों में तो यही चीजें देखने को मिल रही है। मैम जी, अर्थव्यवस्था पर भी तो एक बड़ा असर है। भारत की अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से असर पड़ रहा है, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि आम लोगों की अगर हम जेब टटोलते हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता की जेब पर भी बेहद असर है। महंगाई देखिए, महंगाई बढ़ेगी, जब तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा तो पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ जाएंगे। जिया खान जी, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर भी तो असर है। मैम, इसका सीधा असर पड़ेगा और बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि देश काबिल लोगों के हाथ में है, तो इस चुनौतियों से वो निपट लेंगे। लेकिन वो सिर्फ भारत के साथ ही नहीं है, वो तो पूरे दुनिया में। अगर कोई वैश्विक आपदा आती है, इस तरीके का भी माहौल बना है, तो वो तो सबके साथ होगा। और खास तौर से अगर हमारे मुल्क में देखा जाए तो हम तो पूरे तरीके से डिपेंड हैं इस पर। तो ये तो जनता की जेब पर इसका असर तो पड़ने वाला ही है, लेकिन उसमें भारत ही अकेला नहीं है, तमाम मुल्कों के साथ ऐसा ही हो रहा है। और जैसे कि थोड़े दिनों में हालात सुधरेंगे तो इन सारी चीजों को काबू पा लिया जाएगा। लेकिन अभी जो फौरी तौर पर देखा जाए तो इससे सबको जूझना पड़ रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं असर है अर्थव्यवस्था पर भी। कई देशों की अर्थव्यवस्था जो है डगमगाई हुई है, ये भी हम कह सकते हैं। सुरेंद्र जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, रूस की स्थिति किस तरीके से नजर आ रही है, क्योंकि जो रूस से तेल सप्लाई होता है, कहीं ना कहीं समुद्र में जो जिसके जरिए तेल पहुंचता है वहां पर अटकी हुई है स्थिति। तो कितना बड़ा असर यहाँ पर रूस को लेकर भी देखने को मिल रहा है? पर रूस की तो बल्ले बल्ले है। देखिए, इस युद्ध में रूस की तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि जब ये एनर्जी क्राइसिस हो रहा है
तो सभी देशों को अमेरिका ने कह दिया है कि भाई आप ले लीजिए, हमारा जो एम्बार्गो है वो हमने हटा दिया है। जहां तक भारत की बात है, हमने तो कभी रूस से खरीदना बंद ही नहीं किया। जो आंकड़े देते थे कि रूस से हमारा इंपोर्ट कम हो गया है क्रूड का, वो इसलिए हुआ कि उसने डिस्काउंट हमें बंद कर दिया था। तो हमको जहां सस्ता मिल रहा था हम वहां से ले रहे थे। अब रशिया ने फिर डिस्काउंट रेस्टोर कर दिया तो हम अब रशिया से तेल खरीद रहे हैं। तो भारत में डीजल पेट्रोल की कोई इशू नहीं होगा और नहीं उससे हमारी इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि एक ट्रांजिट पीरियड 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना अगर ये युद्ध चलता है तो हमारी जो एलपीजी की जो समस्या है वो समस्या हमारे यहाँ पे शॉर्टेज की बनी रहेगी। हालांकि आपको मालूम है ईरान ने अलाउ किया है कि हमारे जो शिप्स हैं वो हॉर्मुज से आके आ सकते हैं, लेकिन इशू ये है कि वहां पे जो हमारी गैस बनाने वाले देश हैं उन्होंने प्रोडक्शन ही बंद कर दिया है, कम कर दिया है, तो हम लाएंगे क्या वहां से। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई है नहीं। और रशिया का तो बहुत बढ़िया है, वो इस समय फ्रीली सप्लाई करेगा, सब लोग उससे खरीदेंगे। दूसरी बात आपको ये जानना होगा कि इस युद्ध में जैसे जिया खान ने कहा था कि एक तरफ तो ट्रंप ने इसे क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम का युद्ध बनाने की कोशिश की है, दूसरी ओर खुद ईरान ने इसको शिया सुन्नी का युद्ध बनाने की कोशिश की है। उसे खाड़ी के देशों पे हमला करने की जरूरत नहीं थी। अब देखिए आईओसी के इतने इनके मुल्क हैं, कोई मुल्क ईरान के साथ आके नहीं खड़ा हो रहा है। क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? तो इसीलिए जो ईरान है वो इस्लामिक नेशंस में भी अलग थलग पड़ गया है। यूरोप तो उसे सपोर्ट करेगा नहीं, क्रिश्चियंस उसे सपोर्ट करेंगे नहीं, और हम तो मतलब हमारे लिए तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तो हम तो तटस्थ नीति वाले लोग हैं। तो ऐसे स्थिति में ईरान, जो मैंने आपसे कहा था कि ये अब थोड़ा तीव्रता में युद्ध आएगा और ज्यादा इसमें हलचल होगी, और उसके बाद हम समझते हैं कि नेक्स्ट 3 to 4 weeks समथिंग विल बी ऑन द टेबल टू डिस्कस। लेकिन सुरेंद्र जी, जिस तरीके से ईरान कह रहा है कि 6 महीने तक हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, आप कह रहे हैं कि 15-20 दिन या 1 महीना समझ लीजिए कि तब तक युद्ध चलेगा, क्या स्थिति बन रही है? अगर 6 महीने तक युद्ध चलता है तो फिर क्या होगा? नहीं शिवांगी, ऐसा है कि ये जो सब होते हैं ये वॉर नैरेटिव्स होते हैं, इनके हिसाब से वॉर नहीं चलता है। आप बताइए, चुनाव होते हैं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जिस पार्टी की 1 सीट नहीं आती वो कहता है मेरी सरकार बनेगी। तो कभी भी ईरान आज कह दे कि मैं लड़ने की स्थिति में नहीं हूं, फिर तो हार गया, फिर तो सरेंडर हो गया। तो कोई भी मुल्क ये नहीं कहेगा कि भाई मैं लड़ूंगा नहीं, मैं बदला नहीं लूंगा, मैं लड़ने की स्थिति में नहीं हूं, मैं आखिरी खून तक नहीं वो तो उनको कहना ही है, नहीं तो उनके लोग क्या सोचेंगे? जिन लोगों को ईरान से उम्मीद है वो क्या सोचेंगे? तो इस नैरेटिव पे मत जाइए कि एक जहाज वहां गिर गया, एक वहां पे बम गिर गया, इतने लोग घायल। देखिए ये वॉर है, वॉर में दोनों तरफ डैमेज होगा, ह्यूमन लाइफ्स का भी होगा, असेट्स का भी होगा, लेकिन ये सिर्फ नैरेटिव्स हैं। इन नैरेटिव्स दे डोंट डिसाइड वॉर। वो तो हमेशा यही कहेंगे, पीछे पीछे बात होती रहेगी। जब ईरान को लगेगा कि अब वो लड़ने की स्थिति में नहीं है या वो कमजोर पड़ रहा है तो फिर वो वार्ता, लेकिन वो स्थिति अभी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि वो स्थिति अभी नहीं आई है। इट विल टेक अनदर 3 to 4 weeks, जहां फिर अल्टीमेटली कोई ना कोई कंट्री बीच बचाव करके कहेंगे भाई आप आइए, बात करिए, इसको सेटल कीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। और अमेरिका इजराइल भी यही कहेंगे कि हम रिजीम चेंज करेंगे, वहां के लोगों को कहेंगे कि आपके लिए हम तो लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो उनके लिए नहीं करेंगे तो फिर वो ठंडे पड़ गए तो उनका रिजीम चेंज कैसे होगा। जो एक कट्टरपंथ इस्लाम है, जो रेडिकल इस्लाम ईरान में खैमेनी के अंडर में चल रहा है, उसका क्या होगा। तो ये सब नैरेटिव्स हैं। वस्तु स्थिति यह है कि आज की तारीख में अमेरिका और इजराइल इस युद्ध में हावी है। ईरान पूरी ताकत से लड़ रहा है। उसने अपने मुल्क में जो सुन्नी मुल्क हैं खाड़ी के, उन पर अटैक करके। चलिए बिल्कुल सुरेंद्र जी, बड़ी खबर आ रही है। इराकी मिलिशिया का एक बड़ा दावा इस बीच सामने आया है कि 2 यूएस विमानों को मार गिराने का दावा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमले में 2 अमेरिकी पायलट की मौत हुई है। एक बड़ा दावा ये यहां पर किया जा रहा है। इराकी मिलिशिया ने यह बड़ा दावा किया है कि 2 अमेरिकी पायलट मारे गए हैं। बड़ी खबर है, इराकी मिलिशिया का यह बड़ा दावा यहां पर सामने आया है कि 2 यूएस विमानों को मार गिराने का दावा, 2 यूएस विमानों को मार गिराने का दावा है। 2 अमेरिकी
पायलट को मार गिराने का दावा। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय का यह बड़ा बयान है। पूर्वी और मध्य क्षेत्र में 3 ड्रोन मार गिराए हैं। बड़ी खबर है, सऊदी अरब ने 3 ड्रोन मार गिराए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय का यह बड़ा बयान। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय का यह बड़ा बयान है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान। वापस लौटेंगे जिया खान जी, किस तरीके से देख रहे हैं सऊदी अरब की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से जिस तरीके से यह बयान आया है कि अमेरिकी यूएस के विमानों को मार गिराया है, 2 अमेरिकी पायलट की मौत, युद्ध कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, शांति की कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है। जिया खान जी, मैम अगर लड़ाई चलेगी तो ये सब तो कॉमन है, इधर से उधर से जान माल का तो नुकसान होना ही है। तो लड़ाई में तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है, ये तो होगा ही। जो भी लड़ने गए उनको भी ये मालूम है कि उनके लिए जान का खतरा है। लेकिन जो ये लड़ाई पूरे तरीके से आपने इराकी मिलिशिया का जिक्र किया है, इसके पहले भी कई ऐसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो चुकी हैं जिसमें इन लोगों को वहां के जमीनी स्तर पर लड़ने का पूरा तजुर्बा है, इराकी मिलिशिया जो है। और इसके पहले जो वहां पर इंटरनल प्रॉब्लम हुई थी अलग अलग मुल्कों में, वहां के पड़ोसी देशों में, तो इन लोगों को वहां पर अपनी ज़मीनी हैसियत का पूरा अंदाजा है और ये उसके तजुर्बेकार है। लेकिन जहां तक इस पूरी लड़ाई का सवाल है, और इसमें एक पॉइंट ये भी निकल के आया कि ईरान जो है वो अलग थलग पड़ गया है और उसके आसपास के मुल्कों से भी उसको कोई सपोर्ट नहीं है। तो वहाँ के कई लीडरों का ये बार बार स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने ये कहा कि वो वहाँ पर अमेरिकी बेसिस पर अटैक करते हैं, वो वहाँ की आवाम से या वहाँ की पब्लिक से उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। वो जहाँ जहाँ पर उनके यूएस बेसेस है उन्होंने उसको अटैक किया है। ये तो देखिए यकीनी बात है कि ईरान और अमेरिका आपस में एक दूसरे में कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ईरान, उसके सामने एक छोटा मुल्क है। लेकिन ईरान के जो लोग हैं उनमें भी इतनी हिम्मत है कि वो दुनिया के इतने बड़े देश का एक मुकाबला कर रहे हैं और सामने वो डटे हुए हैं। वरना जिस तरीके से वेनेजुएला में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट के कैप्चर होने के बाद वहां कोई हरकत ही नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर ये लोग पूरा शिद्दत से उसका मुकाबला कर रहे हैं। और इस पूरी लड़ाई में जान माल का तो नुकसान होना ही है मैम, और उसमें जो सबसे दोयम दर्जे पे है वो पब्लिक है, वो कहीं की भी हो, उनका तो जान माल का नुकसान होना तो तय ही है इसमें मैम। सुरेंद्र जी, जान माल का नुकसान तो हो रहा है। अगर हम बाकी देशों की अर्थव्यवस्था की बात करें, जिस तरीके से आपने कहा कि पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है, देखिए हॉर्मुज़ जो पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है, इससे पूरी जो विश्व की अर्थव्यवस्था कहें तो वो भी पूरी तरह से डगमगाई हुई है। सुरेंद्र जी, मैंने आपसे कहा ना कि एक सिर्फ एनर्जी क्राइसिस है, पेट्रोलियम और डीजल, बाकी तो कोई क्राइसिस है नहीं इस युद्ध से। तो अभी तो लोगों के पास अपने स्टॉक्स होते हैं, जो इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन है उसने भी रिजर्व्स को रिलीज किया है, हर कंट्रीज के पास अपना स्टॉक होता है। ये इसका असर सब देशों की इकोनॉमी पे ज्यादा जब आएगा, जब ये वॉर अगर इफ इट एक्सीड्स से 3 months, तब मुश्किलें खड़ी होगी। फिर वैसे भी अगर आप देखें तो वर्ल्ड का 20% एनर्जी रिक्वायरमेंट ही है सिर्फ गल्फ से, बाकी 80% तो गल्फ से नहीं है, 150 है 20%। तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं ये क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि ये सऊदी अरब ने ये खबर नहीं दी है कि अमेरिका के वो विमान गिराए, ये उन्होंने अपने ड्रोन के बारे में कहा है। और इराक में जो अमेरिकी जहाज गिराने की बात है, वो वहां पे जो शिया विद्रोही ग्रुप है, उसको हम शिया मिलिशिया भी कहते हैं, उसने ये दावा किया है। इराक की सरकार नहीं लड़ रही है अमेरिका के खिलाफ। वहां पे जो मैंने आपसे कहा ना, ये शिया सुन्नी में कन्वर्ट हो गया। हम ये कैसे मान लें कि सिर्फ अमेरिकन बेस पे हो रहा है? आपको मालूम है दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पे ईरान ने अटैक किया, कतर में, यूएई में अटैक किया, ओमान में किया, बहरीन में किया, उनके ऑयल डिपोज पे कर रहे हैं, उनकी रिफाइनरीज पे कर रहे हैं। वहां कोई बेसिस थोड़ी है। ये युद्ध इस समय गल्फ में शिया सुन्नी में कन्वर्ट हो गया है, और आउटसाइड गल्फ ये ट्रंप की कोशिश है कि ये इस्लाम बनाम क्रिश्चियनिटी बने। हालांकि यूरोप के देश अभी खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, तो ये वन साइडेड है। लेकिन यहां तो हो ही रहा है खाड़ी में। अमेरिका का बेस थोड़ी आराम का, जो इतनी बड़ी रिफाइनरी थी वो उसको बंद करना पड़ा, तो वहां कैसे मिसाइल दागे जा रहे हैं? तो ये सब गलत है। वहां भी ईरान के मिसाइल्स उन देशों की इकोनॉमी खत्म करने के लिए उनके ऑयल डिपोज पर, उनकी रिफाइनरीज पर, उनके पोर्ट्स पर हो रहे हैं ये हमले,
और इसीलिए ये युद्ध जो है उसमें मेरा ये मानना है कि ईरान ने ये गलती की है, क्योंकि एक आदमी 10 जगह लड़ेगा तो उसके संसाधन जल्दी खत्म हो जाएंगे। अगर वो एक से ही लड़ता, इनसे नहीं लड़ता, तो उसके संसाधन जल्दी खत्म नहीं होते। अब उसके संसाधन जल्दी खत्म होंगे, लेकिन अब वो तो उनकी चॉइस है, उन्होंने इस युद्ध को स्वीकारा है। तो अब उनको सऊदी अरब में भी ड्रोन भेजने पड़ रहे हैं, कतर में भी भेजने पड़ रहे हैं, यूएई में भी भेजने पड़ रहे हैं, इजराइल में भी भेजने पड़ रहे हैं। तो इतने फ्रंट आपने खोल लिए वहां पे, और इतनी आपकी कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, अगर कुछ मुस्लिम राष्ट्र सामने आ जाते तब भी आप ये कह सकते थे कि चलो इन लोगों को कुछ हेल्प मिलेगी, तो वो उसके साथ तो कोई मुस्लिम कंट्री अभी तक खड़ा नहीं है। कोई भी नहीं खड़ा है, सिवा सिवा जो हुती यमन में, वो भी चुप करके बैठ गए हैं। एक इराक में शिया मिलिशिया है, वो सिर्फ लड़ रहा है। बाकी इवन तुर्की भी उनके साथ नहीं है, अजरबैजान, आर्मेनिया, कोई भी उनके साथ नहीं है, नेबरहुड में कोई उनके साथ नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो इस समय उनका डिफेंस सिस्टम, नेवल सिस्टम बहुत कमजोर हो चुका है, और अब सिर्फ उनकी एक ही टेक्नोलॉजी है, ड्रोन। अब वो जितना माल उनके पास है और मिसाइल्स, और उसको भी अमेरिका लगा हुआ है, तो आने वाले 3-4 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। फिर क्या लड़ेगा ईरान? ईरान फिर लड़ने की स्थिति में नहीं होगा। और यहाँ पे कोई अमेरिका को अपने ट्रूप्स नहीं भेजने हैं, उसका ये ऑब्जेक्टिव भी नहीं है कि मैं वहां जाके कब्जा करूं। लोग इसको वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक की लड़ाई से तुलना ना करें, ये वो लड़ाई है ही नहीं। जैसे स्थिति जो बन रही है सुरेंद्र जी, अगर हम भारत की बात कर लेते हैं, तो क्या भारत की अपनी रक्षा नीतियों को और मजबूत करने की आवश्यकता है? नहीं, हमें क्या खतरा है? ईरान और इजराइल के युद्ध से, अमेरिका के युद्ध से हमें क्या खतरा है? लेकिन चूंकि हम उभरती हुई पावर हैं, सबकी हम पे निगाह है, तो हम अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आप देखिए पिछले 5 साल में, नाउ वी आर द 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर इन द वर्ल्ड। हम तो मतलब अमेरिका, चीन, रूस, तो रूस से भी हम ऊपर आ गए हैं अपनी मिलिट्री पावर में अब। तो इसलिए हम तो मजबूत हो ही रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज हम ला ही रहे हैं। इजराइल का भी हम पूरी इसीलिए हेल्प ले रहे हैं कि भाई हमें उनका आयरन डोम मिले, उनकी लेजर टेक्नोलॉजी मिले, और उनकी जो इंटेलिजेंस का एक नेटवर्क है वो, उसका डेटाबेस का हमारे यहाँ पे बने। रशिया से हम ले ही रहे हैं सारे, तो हम तो खुद, और हमारी अपनी डीआरडीओ काम कर रही है, उसका तो किसी को बताते ही नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। वो तो जब आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब दुनिया में लोगों को समझ भी नहीं आया कि ये लोग समझ रहे थे जो S-400 हमारे पास है वो खत्म हो जाएंगे। उन्हें यही समझ में नहीं आया कि S-400 तो हम लास्ट में यूज कर रहे थे। एक सुदर्शन चक्र हमने इस लड़ाई में बनाया था। बिल्कुल। जब भी कई देशों में युद्ध होता है, अलग अलग देशों में युद्ध होता है, तो सबसे ज्यादा इसका असर जो है वो इंसानियत पर होता है, सबसे ज्यादा नुकसान इंसानियत पर पड़ता है। किस तरीके से इसको देखते हैं? क्योंकि मरने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कितने लोगों के घर जो हैं वो जड़ रहे हैं, कितने लोगों को नुकसान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इंसानियत का नुकसान है इस पर। जी बिल्कुल, इंसानियत का नुकसान है। और इसके पहले तो साहिल लुधियानवी साहब ने बहुत पहले ही जंग पर एक लाइन लिखी थी कि जंग तो खुद ही एक मसला है, वो क्या हल देगा। तो ये पोएट्री उन्होंने बहुत पहले ही लिख दिया था कि जंग तो खुद ही एक मसला है, तो इससे क्या हल निकल सकता है। लेकिन जब कोई बहुत बड़े लेवल पर ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं जिसको नैरेटिव और प्रोपोगेंडा, उसमें जो भी चीज़ें जनता के सामने दिखाई जा रही हो, लेकिन जो असलियत होती है वो कहीं ना कहीं उसमें इकोनॉमिकली गेन करने के लिए, स्ट्रेटजिक गेन करने के लिए होती है, और वो आमतौर पर जनता के सामने नहीं आ पाता। तो इसलिए इसके पहले भी जो लड़ाइयाँ हुई हैं, जो आज कुछ लड़ाइयाँ ऐसी हैं जो खींची जा रही हैं इतने दिनों तक, चाहे वो रूस और यूक्रेन का वॉर हो, तो ये इस तरीके की लड़ाइयाँ बिना वजह की जो थोप दी गई है, और इसमें पूरे तरीके से डिफेंस इंडस्ट्री को ज़बरदस्त फायदा हो रहा है। तो आजकल तो यही देखने को मिल रहा है कि लड़ाइयों का इस्तेमाल कंपनियां, उसमें अपने हथियारों का उसमें प्रदर्शन होता है, और उसके बेसिस उनको एक बैटलफील्ड मिलती है, और उस बैटलफील्ड के बेसिस पर यह देखा जाता है कि कौन से हथियार कितने कारगर रहे हैं, फिर उनको उसके हिसाब से उनकी बोली लगती है। तो कुछ दिनों से तो ये चीज़ें देखने को मिल ही रही हैं। लेकिन दुनिया का कोई भी आदमी, खास तौर से भारत में बसने वाले जो लोग हैं, वो भी इस लड़ाई से थोड़ा दुखी हैं कि कोई ये नहीं चाहता कि आसपास इस तरीके का माहौल हो
और कोई बेगुनाह। भारत इसका उठा रहा है, ऐसा नहीं है कि भारत पर इसका असर नहीं है। तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं भारत पर भी और उसकी अर्थव्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं असर है। फिलहाल समय का अभाव है, आज की चर्चा को यही रोकेंगे। आप दोनों पैनलिस्ट के हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।